चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फुल डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया और बहुत से आयंस हो गए, इन सब को आप एक्सेलरेट करा सकते हैं। एक्सेलरेट कराने का अर्थ ये है कि आप इनकी स्पीड बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ाना है सर इनकी स्पीड, मकसद क्या है हमारा? जब कभी आप अनुसंधान कर रहे हो यानी रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च करने में हमको बहुत सारे, अब जैसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़े होगे, आप कक्षा 11वीं में पढ़े होगे। उसने क्या किया था, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराई थी। तो वो बौछार ऐसे ऐसे तो नहीं होगी, वो किसी एपरेटस की मदद से जब उसकी स्पीड बहुत बढ़ेगी तब वो एक रेस के रूप में दिखेगा। तो पार्टिकल्स की स्पीड कौन बढ़ाएगा? इन लोग बढ़ाएंगे। यानी ये एक एक्सेलरेटर है जो चार्ज पार्टिकल को की स्पीड बढ़ाने में, उनको एक्सेलरेट कराने में मदद करता है। समझ में? इसका आविष्कार, इसका इन्वेंशन किसने किया था? 1934 में दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, ईओ लॉरेंस और एम एस लिंग्विस्टन ने। ठीक है, ईओ लॉरेंस और एम एस लिंग्विस्टन ने किया था इसका आविष्कार। चलिए अब हम देखते हैं इसकी बनावट कैसे है, इसकी बनावट में कौन कौन से हिस्से हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसकी बनावट में एक सर्कुलर शेप का या सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का यहाँ पे एक वो होता है, हॉलो सिलेंडर मान के चलो, हॉलो सिलेंडर जो बीच में दो भागों में बटा होता है। यानी ये पूरा एक दिख रहा है आपको एक, और वो बीच में दो हिस्सों में टूटा मतलब टुकड़ा है, दो टुकड़े हैं इसके। तो दो टुकड़े करने पर आप देखो, इसके दो टुकड़े करेंगे तो ये डी टाइप का दिख रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का डी दिख रहा है। इसलिए इन दोनों हिस्सों को हम डीज कहते हैं। ये फर्स्ट डी, ये सेकेंड डी। तो ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। अंदर खोखला रहता है ये। ठीक है, और मेटल का बना होता है। किसका बना होता है ये? मेटल का बना होता है। चलिए अब मतलब कि ये एक सर्कुलर शेप में दिख रहा है, एक चैम्बर टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? चैम्बर यानी कक्ष, जिसके अंदर खाली जगह होती है और बीच में जो जगह छुटी हुई रहती है, बीच में एक गैप रहता है। देखो दोनों डीज के बीच में गैप है। उस गैप में, उस गैप के बीचों बीच में आप उस सोर्स को रखते हैं जिस सोर्स के आयनों को आपको एक्सेलरेट कराना है। जैसे आप अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना चाहते हैं तो बीच में आपको अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स रखना पड़ेगा। आप ड्यूट्रॉनों को एक्सेलरेट कराना चाहते हैं तो बीच में आपको ड्यूट्रॉन का सोर्स, वो चीज़ रखनी पड़ेगी जिसको आप क्या करना चाहते हैं, एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, जिसके आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, बीच में उस चीज़ को रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोनों डीज के बीच में यहाँ पर एक हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये आयन जो यहाँ पे मोशन करेंगे। ठीक है, ये आप ऑस्किलेटर कह सकते हैं इसको। क्या ये इलेक्ट्रिक ऑस्किलेटर? ऑस्किलेटर का मतलब क्या होता है? जो प्लस माइनस जिसका जो पोलरिटी है वो बार बार चेंज होते रहेगा। अर्थात इसका एक सिरा ये वाले D2 से जुड़ा है और एक सिरा किससे जुड़ा है? D1 से। तो ये ऑस्किलेटर है। इसका काम क्या करेगा पता है? ये इसका काम क्या है पता है? ये D1 को कभी पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेगा और D2 को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखेगा। फिर तुरंत, हाँ, फिर बदल करके D1 को नेगेटिव में रखेगा और D2 को किस में रखेगा? पॉजिटिव पोटेंशियल में रखेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि एक सेकंड में ये कितने बार प्लस माइनस, मतलब कितने साइकिल ये कवर करता है। ये ऑस्किलेटर है। इसका काम है इनके इनके पोटेंशियल को बार बार बदलना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो जैसे एक साइकिल में कितने बार प्लस माइनस होता है। आप देखो, ये एक साइकिल हो गया है ना, कितना साइकिल हो गया?
जीरो से बढ़ करके प्लस, प्लस से फिर जीरो, जीरो से बढ़ करके फिर माइनस, फिर माइनस से जीरो, पूरा कंप्लीट कितना हुआ? 1 साइकिल हुआ। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से। तो ये इलेक्ट्रिक ऑस्किलेटर है और साथ ही साथ ये पूरा जो सिस्टम है इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, एन पोल और ये है एस पोल। यानी कि जैसे ये जो डीज है ना, ये डीज जैसे मान लो ये डीज पूरा सिस्टम रखा हुआ है, तो ऊपर और नीचे एन पोल और नीचे क्या है? एस पोल। यानी इसको मैग्नेटिक, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, ऊपर नीचे क्यों रखें? ताकि हम इस पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डाल सकें। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक समझ में आ रहा है ना? ये पूरा समझ जाओ, ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, समझ में आ रहा है? बीच में आयन का सोर्स है, पूरी चीज बीच में रखी है। और ये कहाँ रखा हुआ है? ऊपर। और ये कहाँ? नीचे। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ में जाती हैं। तो जब आयन आयन है, इस आयन इस जगह रखे हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब इस पूरी चीज के वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाने का कंसेप्ट बहुत गहरा है, जिसको हमने कल पढ़ा था। हमने याद करो केस नंबर 3 में क्या देखा था? केस नंबर 3 में हमने देखा था कि जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन हो जाता है। कल पूरी डिटेल में हमने चर्चा की थी। उसी उसी का फायदा उठाने के लिए हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड को कैसा लगाया हुआ है? परपेंडिकुलर लगाया हुआ है। कहीं पे डाउट है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं अपन आगे। तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट ऊपर नीचे लगा दिया गया, ऊपर एन पोल और नीचे एस पोल। और ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया जाता है उसका वो भी बहुत हाई फाई वोल्टेज रहता है, 10⁴ टू 10⁵ इस ऑर्डर का वो यहाँ पे वोल्टेज लगाया जाता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत हाई फाई दिया रहता है। इसका आप वैल्यू देख सकते हैं बुक से। वोल्टेज की वैल्यू है लगभग 10⁴ टू 10⁵ वोल्ट। और जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो जो ऑस्किलेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी है 10⁻⁷ हर्ट्ज, मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाला ऑस्किलेटर लगाया जाता है। इन सब का काम हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये पूरे सिस्टम को वैक्यूम, मतलब ये पूरे सिस्टम को जहाँ भी रखा जाता है वहाँ वैक्यूम रहता है। वैक्यूम मतलब हवा या इधर उधर का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रहता, क्योंकि अगर वो डिस्टरबेंस रहा तो इन आयनों का जो मोशन है वो फिर प्रभावित हो पाएगा, यानी कि ये इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ये जो आयन्स है ना, यहाँ पे जिन आयनों को हम क्या कराना चाहते हैं? एक्सेलरेट कराना चाहते हैं। एयर वगैरह के रहने पर उनकी मोशन डिस्टर्ब होगी। तो हमारा जो टारगेट है, जिस टारगेट पर हम उनको लेना चाह रहे हैं, वो टारगेट पे वो फिर हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए पूरे सिस्टम को हम कैसे रखते हैं? वैक्यूम में रखते हैं जितना ज़्यादा हो सके। तो ये समझ में आया पूरा काम? ये सारी चीज़ें आपके बुक में आप देखेंगे ना तो कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसका हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी एंड वर्किंग। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, थ्योरी एंड वर्किंग को हम चालू करने जा रहे हैं। कहीं पे भी डाउट होगी तो आप पूछ सकते हैं। देखो ध्यान से, पहले बताओ ये समझ में है? ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, और दोनों को हम क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। डीज मेटल का बना होता है, अंदर से खोखला रहता है, बीच में छोटी सी जगह, छोटी बीच में गैप रहता है जहाँ उस आयन के सोर्स को रखा जाता है, स्रोत को रखा जाता है, जिससे हमको आयन मिलेंगे, जिसको हमको एक्सेलरेट कराना है। और दोनों डीज के बीच क्या जोड़ देते हैं? इलेक्ट्रिक ऑस्किलेटर जोड़ देते हैं। ये इनकी पोलरिटी को चेंज करते जाएगा। इनकी पोलरिटी को चेंज करने का ही मेन जादू है यहाँ पे, वो हम इसके वर्किंग में देखेंगे। परपेंडिकुलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है, एन पोल और एस पोल। अब देखो ध्यान से समझना, अब काम चालू हो रहा है। मान लो किसी क्षण, यानी एट एनी इंस्टेंट, आयन सोर्स से, ये जो आयन सोर्स हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उससे कोई एक आयन, ठीक है, जिस पर चार्ज क्यू है, आयन है तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज होगा और उसका कुछ मास होगा। तो मास m और चार्ज q वाला आयन यहाँ उत्पन्न होता है, यानी प्रोड्यूस होता है, और वहां से फिर वो D1 में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? D1 में। देखो D1 में प्रवेश किया है, ठीक है।
प्रश्न ये उठता है कि D1 में प्रवेश कैसे करेगा, D1 में एंटर कैसे करेगा, अपने आप तो नहीं करेगा, कुछ तो लॉजिक लगना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना क्या लॉजिक लग रहा है, देखो ध्यान से, कहानी अच्छे से समझना है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये जानने में बड़े उत्सुक आपको होना चाहिए कि सर ये जो आप इतना यहाँ पे जो डिजाइन बनाया है वो गोल गोल घूमने वाला, ऑब्वियस सी बात है बड़ा घेरा बड़ा होते जा रहा है। घेरा क्या होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस आयन की स्पीड लगातार बढ़ते जा रही है। तो हम लोग को ये समझना है कि वो आयन की स्पीड कैसे इतनी तेजी से होते जा रही है, ये हमको समझना है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए एकदम ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ आप इसको समझिए। तो सुनो, किसी समय मान लो यहाँ से एक आयन उत्पन्न होता है, यानी आयन प्रोड्यूस होता है। उस आयन सोर्स से एक आयन जिसका मास m है और चार्ज कितना है, q है, ठीक है। जिस समय यहाँ से एक आयन प्रोड्यूस होता है, एक आयन जब यहाँ पे मिलता है हमको, उस समय मान लो ये D1 जो है, ये D, अब ये ऑस्किलेटर है, ऑस्किलेटर का काम क्या है, प्लस माइनस करने का, क्या करने का। तो जिस समय एक आयन यहाँ पर रहेगा ना, उस समय हमको D1 को, हमको ये ऐसा उसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे हाथ में रहेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम मैनेज कर सकते हैं। उस समय हमको इस D1 को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना है। कौन से पोटेंशियल पे, और इस D2 को क्यों बताऊं, क्योंकि जो चार्ज यहाँ प्रोड्यूस होगा वो क्यू चार्ज मैंने पॉजिटिव आयन माना है, क्या है, प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज अगर ये रहेगा और मैंने D1 को यहाँ पे अगर नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है, तो वो D1 की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस है, और D1 पूरा किस पे है, माइनस वाले पोटेंशियल पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो वो इसके अंदर खींचा नहीं चला जाएगा, बताओ भला। तो D1 के अंदर फट से अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आयन किसके अंदर प्रवेश कर चुका है, खेल समझते जाना है। जैसे ही वो D1 के अंदर घुस जाएगा आयन, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। पूछो क्यों, क्योंकि हमने ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि खोखले यानी हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है। तो मैं जैसे ही वो D1 वाले हिस्से में जैसे ही आयन प्रवेश कर जाएगा, वो तो खोखला है। वो कैसा है, खोखला यानी कि हॉलो है। हॉलो वाले पार्ट में या कंडक्टर के हॉलो यानी अंदर खोखले हिस्से में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर काम करना बंद कर देगा। मगर ये दोनों तो स्थायी रूप से या स्टेबल रूप से लगी रहे ना, मतलब उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कंटिन्यूअसली लगिच रहा है। और वो भी कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। याद रखो, हमने एन पोल और एस पोल को कहाँ बिठाया है, उन दोनों डीज के ऊपर नीचे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एन पोल से कहाँ जाएंगी, एस पोल में जाएंगी। तो उस आयन पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। और कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी आयन पर मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर लगे, तो वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में लगे, तो वो उस आयन को कौन से पथ पे मोड़ देता है, सर्कुलर पथ पे मोड़ देता है। इसीलिए वो आयन जैसे D1 में घुसेगा, उसका रास्ता कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। समझ में आया। और वो फिर एक राउंड ऐसे करके पूरा मार, एक राउंड नहीं, आधा राउंड। कितना राउंड, ये देखो आधा राउंड ऐसे मारेगा पूरा, ये ऐसे। जैसे ये D1 अभी इसकी पूरी यात्रा D1 के अंदर हो रही है, किसके अंदर हो रही है, जैसे D1 को ये D1 के बाहर निकलेगा, देखो है ना, ध्यान से समझना, ये D, ये एक D है, ये दूसरा D है। आयन अंदर गया, D1 में यात्रा कर रहा है, जैसे ही बाहर आएगा मतलब वो ना तो इस हिस्से में ना तो इस, वो खुले हुए हिस्से पे। समझ में आ रहा है, जैसे खुले हिस्से पे आएगा उस पर फिर से ये वाला, ये इसका काम क्या है, प्लस माइनस करने का। इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आयन यहां से निकल के यहां आएगा ना, झट से ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी D1 वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे बन जाना चाहिए और D2 वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे बन जाना चाहिए। ऐसा हमको उसको अरेंज करना है इसके घूमने के हिसाब से। क्यों बताऊं, ऐसा नहीं होगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, और वैसा होगा तो क्या फायदा होगा उसको सुनो। जैसे ही आयन यहाँ पहुंचेगा, अब कौन सा आयन है वो, प्लस आयन, तो उसी समय इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो पोलरिटी है चेंज होनी चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए और ये क्यों, क्योंकि वो चार्ज प्लस है। वो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। जैसे घूम के बीच वाले स्थान पे आएगा तो D2 को नेगेटिव होना मांगता, क्यों, ताकि वो नेगेटिव पोटेंशियल, वो खुद प्लस है तो माइनस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो फट से घुस जाएगा किसके अंदर, D2 के अंदर, यानी और तेजी से घुसेगा।
इसका मतलब पहले जितनी उसकी स्पीड थी उससे थोड़ी और बढ़ेगी, समझ में रहा है? मतलब ऐसे चल रहा था और फट से D2 ने उसको और अंदर खींच लिया तो और फटाक से बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना? जैसे ही D2 के अंदर घुसेगा ना, जैसे ही D2 के अंदर, उस पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो D2 फिर वो कमरे में घुस गया। D2 में घुस गया मतलब कमरे में घुस गया, यानी कि वो हॉलो हिस्से में घुस चुका है, खोखले हिस्से में घुस चुका है। खोखले हिस्से में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम, मगर मैग्नेटिक फील्ड तो काम कर रहा है ना, वो तो कंटिन्यूसली काम, और वो उसको फिर से कौन से पथ पे मोड़ देगा? सर्कुलर पथ पे मोड़ देगा। फिर मुड़ेगा बेचारा दूसरा राउंड। जैसे मुड़ के, जैसे मुड़ के वो इस खाली हिस्से में आएगा, यानी कमरे से बाहर निकलेगा, ये D2 से बाहर निकलेगा, फिर से इसकी जिम्मेदारी फिर चालू हो जाएगी, इसका काम चालू हो जाएगा। अब इसको D1 को माइनस में करना पड़ेगा, D2 को प्लस में करना पड़ेगा, ताकि वो फिर से D1 की तरफ अट्रैक्ट होकर के फट से कहाँ बढ़े? अंदर बढ़े। अब उसकी स्पीड और बढ़ेगी, क्योंकि उसको फिर से धक्का मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए धक्का मिल रहा है, ठीक है? वो फिर से बढ़ेगा, फिर D1 के अंदर जैसे पहुंचेगा, फिर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना बंद कर देगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, जो कि परपेंडिकुलरली लग रहा है, जो कि फिर उसको सर्कुलर पथ पे मोड़ देगा, और ये फिर मुड़ेगा। फिर समझ में आ रहा है प्रोसेस? और ये फिर कंटिन्यू चलते जाएगा, और धीरे 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 से उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है उसका घेरा भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हाँ, यहाँ पर जब ना वो पर्याप्त अच्छी स्पीड प्राप्त कर लेता है वो आयन, ठीक है, जब वो किनारे पहुंच चुका होता है, तो हम यहाँ पर एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगाते हैं, यानी कि उसको टारगेट पे अचीव कराने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है ना हमको। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, सामने विंडो रहती है, विंडो से प्रवेश करके वो आयन जो है डायरेक्ट इस पे पड़ते हैं टारगेट पे, जहाँ पे उसको हम उसको बम्बार्डमेंट यानी उसकी बौछार, उसकी बमबारी जहाँ पे भी कराना चाहते हैं, वो टारगेट यहाँ पे रखा जाता है। बात सुन में? तो अब मेरे को एक बात बताओ, वो आयन जो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, तो प्रश्न ये उठता है कि उस आयन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स? तो कल ही मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड में वो आयन गति कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में वो आयन मोशन कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड पे जब कोई आयन, जब कोई चार्ज मोशन करता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। आपको पता है QVB साइन थीटा, कितने बार कल हम लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स QVB साइन थीटा, थीटा की जगह कितना लेना पड़ेगा? 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगाया गया है? परपेंडिकुलरली लगाया गया है। समझ में आया? यही मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो है उस आयन को सर्कुलर मोशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो देता है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, लॉरेंज फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एक एक टुक V कट जाएगा, यहाँ से R ऊपर जाएगा, mv अपॉन QB आ जाएगा, ठीक है? ये आपका एक डेरिवेशन आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, लेकिन यहां से एक हमको कंक्लूजन भी मिलेगा। अगर MQB कांस्टेंट हो जाए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर MQB कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है जो आयन है उसका चार्ज फिक्स रहेगा, उसका मास फिक्स रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया हुआ है वो हम बदल भी नहीं रहे हैं, वो भी फिक्स है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? अब एक मैं जबरदस्त वाली बात तुम लोगों को बता रहा हूँ, एकदम गहरा राज। देखो, तुम लोग के मन में एक प्रश्न आना चाहिए, सर जब आयन ने अपना पहली बार जब वो D1 में प्रवेश किया, जब वो पहला राउंड मार रहा था, तो वो छोटा घेरा लगा रहा था, छोटा घेरा था, तो ठीक है, छोटा घेरा पूरा करने में उसको कम समय लगना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसका प्लस माइनस होने का जो प्रोसेस है ना वो फिक्स है। ये इसका प्लस माइनस होने का ऐसा नहीं कि प्लस हो रहा है शुरू में कम समय लगा, बाद में प्लस माइनस होने में ज़्यादा समय लग रहा है, ऐसा नहीं है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो
फिक्स है। तो फिर ऐसा कैसे कि सर छोटे घेरे में भी ये उसी टाइम प्लस माइनस। अब देखो ऑब्वियस सी बात है सर, बड़ा घेरा पूरा कर रहा है तो ज्यादा समय लगना चाहिए, और वो इसका तो प्लस माइनस होने का समय फिक्स हो चुका है। फिर मैं तो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो वैसे में तो गड़बड़ा जाएगा सर काम हमारा। फिर बोलोगे सर अब ये वाला राउंड पूरा करेगा तो अब तो और ज्यादा समय लगना चाहिए, लेकिन ये तो इसके प्लस माइनस होने का जो प्रोसेस है ना, ये तो जैसे पहले राउंड में था अब भी वैसा ही है, फिर भी हमारा काम नहीं गड़बड़ाता। ऐसा क्यों बताऊं मैं? क्योंकि जैसे जैसे उसका घेरा बड़ा होता जाता है ना सर, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। हाँ, ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब क्या? आर क्या है? रेडियस, और वी क्या है? वेलोसिटी। बड़ा घेरा में मोशन कर रहा है मतलब उसका रेडियस ज्यादा है। बड़ा घेरा में मोशन कर रहा है मतलब रेडियस क्या है? ज्यादा है। छोटा घेरा में मोशन कर रहा है मतलब रेडियस क्या है? कम है। तो रेडियस बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जब वो इस घेरे में था ना, जब इस घेरे में मोशन कर रहा था ना, और जब इस घेरे में मोशन कर रहा था, तो बताओ स्पीड कहाँ जाती थी इसकी? यहाँ। यानी कि ना उसको ये वाले से ये वाले में पूरा, ये वाले से ये वाले की यात्रा पूरा करने में उतना ही समय लगा था जितना कि इस छोटे वाले गोले, यानी छोटे वाले सेमी सर्कल को पूरा करने में लगा था। तो लोग ऐसा क्यों? वो तो छोटा सा घेरा है, उसमें कम समय लगना चाहिए, वो तो बड़ा घेरा है, उसको ज्यादा समय लगना चाहिए। नहीं, कारण क्या है? स्पीड भी बढ़ रही है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आया कि नहीं समझ में? स्पीड बढ़ रही है, बैलेंस हो रहा है सब चीज। तो ये फिर ऐसे घूमते जाते हैं घूमते जाते हैं, ये प्रोसेस है इसका। अब सुनो, एक कहानी तो यहाँ पे हो गई। अब तुम लोग को पता करना सर, हमको ये भी बताइए कि एक डी में, यानी D1 या D2 जो जो भी है, कोई भी एक हिस्से में उसको यात्रा करने में कितना समय लगता है? यानी कि मान लीजिए हम लोग ये वाले, ये यहाँ से यहाँ तक की एक तरफ की यात्रा, उसको 2 गुना कर देंगे तो पूरी यात्रा का समय हमको मिल जाएगा। एक मतलब कि किसी एक चक्र में ना, याद रखना ये पूरी यात्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी एक राउंड का आधा हिस्सा, किसी एक राउंड का मतलब किसी एक डीज में उसको आधा चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कितना चक्र पूरा करने में? तो बताओ उसका समय, मान लो वो समय t है। लेट टाइम टेकन फॉर द let time taken in 1D, any of 1Ds, किसी एक डीज में उसको एक, हाँ एक चक्र या आधा चक्र। अब ऑब्वियस सी बात है, एनी 1Ds लिख दो मतलब आधा चक्र की बात हो रही है ना? किसी एक डी में मतलब आधा चक्र की बात हो रही है। और जब दोनों डीज में गति करेगा, एनी ऑफ 1Ds, एनी ऑफ 1 लिखो ना। अच्छा D1 लिख देता हूँ मैं टेकन इन D1 बोलता हूँ, है ना? ये D2 भी हो सकता है ना? या तो ये वाला या तो ये वाला। चलो अब बताओ मेरे को, तो ये आधा राउंड पूरा करने में लगा समय तो t। अच्छा बताओ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी लिखूं? पूरा राउंड का अगर दूरी लिखता तो मेरे को सरकमफेरेंस लिखना पड़ता 2πr। मान लो जिस जिस आप अर्ध चक्र की बात कर रहे हो, यानी जिस सेमी साइकिल की बात कर रहे हो, जिस सेमी सर्कल की बात कर रहे हो, मान लो उसकी रेडियस कितनी है? r। तो आधा चक्र का दूरी कितना हो जाएगा पता है? पूरा चक्र मतलब सरकमफेरेंस, आधा मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा हमको? पाई आर अपॉन वेलोसिटी v। चलो r की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितनी मिलेगी? t इज इक्वल्स टू पाई अपॉन v। r का वैल्यू है mv अपॉन v कटेगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा बताओ? समझ में? ये बताओ किस चीज को पार करने में लगा समय, कितनी दूरी तय करने में लगा समय? ये हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मतलब किसी एक डीज में, या तो इसमें या तो उसमें। और गजब की बात यह है कि ये समय के फॉर्मूले में ना तो आर आया ना तो वी आया है। मतलब किसी एक तरफ का सेमी सर्कल पूरा करने में, यानी किसी एक डी के अंदर उस आयन को पूरा करने में लगा समय, उस आयन की यात्रा को पूरा करने में लगा समय, ना तो घेरे की रेडियस पे डिपेंड करता है ना तो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अर्थात ये वाले आधे घेरे को भी पूरा करने में उस आयन को उतना ही समय लगेगा जितना कि ये बड़े वाले आधे घेरे को पूरा करने में उस आयन को समय लगेगा, क्योंकि बड़े वाले घेरे की रेडियस ज्यादा है छोटे वाले घेरे की रेडियस, लेकिन टी तो आर पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे आर बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। कारण क्या?
क्योंकि आर बढ़ रहा है तो वी भी तो बढ़ रहा है, तो हो जाता है पूरा। क्लियर है? अगर ये टी क्या है, एक डी में पूरा करने में लगा समय। अगर मेरे को पूरा एक चक्र का दोनों डी में अगर बात करनी हो, पूरा एक राउंड पूरा करने में लगा समय, तो उसको मेरे को टी इज इक्वल टू 2t इसी टाइम का क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कितना कठिन है, बहुत सरल है ये। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2πm अपॉन क्या हो जाएगा, क्यूब। क्लियर है? ये टाइम पीरियड आपने निकाला है अभी। क्या निकाला है अभी आपने? टाइम पीरियड आपने निकाला है। चलिए अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम लोग को किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो पोलरिटी, कभी ये माइनस कभी ये प्लस, कभी ये माइनस कभी ये प्लस हो रहा है ना, तो ऐसे कुछ भी लगा देते क्या? नहीं, इसको किस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा पता है? ये जो प्लस आयन जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी से इसको मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही वो एक डी को कंप्लीट करके खाली हिस्से पे पहुंच रहा है, तुरंत उसको बदलना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए अभी ना, देखो ध्यान से ना, ये माइनस में है, तो फट से अट्रैक्ट होकर अंदर घुस गया और बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकलेगा ना, जैसे ये बाहर निकलेगा ना, इसकी जिम्मेदारी है तुरंत इसको माइनस बनाना पड़ेगा और उसको क्या बनाना पड़ेगा, तभी तो वो अट्रैक्ट होकर उधर घुस पाएगा। और पता चलेगा मैं तो इधर आ गया हूँ जी, वो अभी तक प्लस ही है, मैं किधर जाऊँ, प्लस से रिपल हो जाएगा ना, नहीं तो नहीं समझ आएगा। भाई ये आयन क्या है, प्लस आयन है, तो जैसे ये पार करके इधर आएगा ना, इसको क्या होना पड़ेगा, ताकि प्लस माइनस से अट्रैक्ट होकर के फट से इस वाले चैम्बर में घुस सके। और जैसे ही इस चैम्बर में घुसेगा और ये चक्र पूरा करेगा, और जैसे ही इस खाली हिस्से में पहुंचेगा, इसको माइनस होना पड़ेगा तुरंत, यानी इसके घूमने के हिसाब से इसको चेंज होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस। क्यों ऐसा? क्योंकि वो फिर से अट्रैक्ट होकर के अंदर घुसेगा और उसकी स्पीड बारंबार बढ़ती जाएगी। और मान लीजिए वो इधर पहुंचा है, प्लस चार्ज है, और ये तुम अरेंज ही नहीं किए हो, और ये बेचारा इसके माइनस होने का वेट कर रहा है, माइनस हो तो मैं अट्रैक्ट हूँ और अंदर जाऊं, और ये प्लस ही बना हुआ है तो क्या होगा बताओ, गड़बड़ जाएगा। उल्टा ये प्लस प्लस से रिपल होकर इसकी स्पीड बढ़ने के बजाय तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके घूमने की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से इस ऑस्किलेटर की फ्रिक्वेंसी को मैच करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। तो उसी फ्रिक्वेंसी को अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और फ्रिक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल। क्या होता है ये, रेसिप्रोकल। तो आप रख दो तो कितना होगा बताओ, 1/t। इसको रखूंगा और पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू भी ऊपर चले जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड, और ये क्या है, एक टी को पूरा करने में लगा समय, है ना, समझ में आया? अब जब कोई ये मतलब जब आयन ऐसे घूमते 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 जब किनारे पे पहुंच चुका होगा, तो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि इसकी उसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी, उसकी रेडियस भी मैक्सिमम हो चुकी होगी, बड़ा सबसे बड़ा घेरा बन चुका होगा, और उस समय उसकी एनर्जी भी मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो अब उस मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। चलिए तो मैं अब निकालता हूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई मैक्स। ई मैक्स क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी को क्या लिखूंगा, वी मैक्स। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम एनर्जी तब होगी जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, उसकी किनारे पे। कहाँ पे होगी, किनारे पे, एकदम किनारे पे होगी उसकी, है ना। हाँ, जब, क्योंकि देखना कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है, उसकी स्पीड भयंकर बढ़ती जा रही है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जब वो एकदम किनारे पे पहुंच चुका होगा। और जब किनारे पे पहुंच चुका होगा तो सेंटर से उसकी दूरी सबसे ज्यादा होगी, आर मैक्सिमम। चलिए हाफ यम मतलब एम, वी की वैल्यू निकालते हैं अपन। किसकी वैल्यू निकालते हैं, वी की। ये यहाँ से वी की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी वी की वैल्यू बताओ, आर क्यू बी अपॉन एम।
वी, है नहीं? हाँ अब ठीक है ना। चलिए आइए वी की वैल्यू रखते हैं। तो वी की वैल्यू रखो तो आर, वी की वैल्यू आर क्यू बी अपॉन एम, मगर ये वी मैक्स था ना तो ये आर मैक्स कर देना। और ये स्क्वायर थी, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एकक यम कटेगा, हाफ आर मैक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम, ई मैक्स का फॉर्मूला आ गया। इतना ही आया कि नहीं आया? इतना ही चाहेगा सर, अलग आ ही नहीं सकता सर। हाँ बेटा, हाँ चलता है चलता है चलता है। ओके आगे बढ़े अब सुनो, ये तमाम डेरिवेशंस जो हम लोग निकाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ये चैम्बर्स का आपने रोल देखा, कक्ष D1 D2 कक्ष का आपने रोल देखा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब सुनो, साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी एक है टर्म, उसको भी देख लेते हैं। क्या चीज़ है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा बोलते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ सी, इसको एफ सी बोल दो, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है। तो देखो 2 पाई और ये फ्रीक्वेंसी निकाले थे ना, ये दे रखो, वैल्यू को रखो, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो क्या होगा यहाँ से 2 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा क्यू बी पाई एम। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी चलो आ गया, एक चीज और निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना 2 पाई एफ, ठीक है। अब सुनो, अब हो गया ये टॉपिक खत्म हो गया। सिर्फ आपको क्या क्या ध्यान रखना है, साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस भी, हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इस उपकरण की सहायता से, यानी इस एपरेटस की मदद से हम अनचार्ज पार्टिकल्स या न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करा सकते। चार्ज होना जरूरी है, चार्ज नहीं होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज हो गया, तो अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। दूसरा, इस एपरेटस की मदद से हम ऐसे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट, ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करा सकते जिसका मास बहुत कम हो, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, मगर इस एपरेटस की सहायता से उसको एक्सेलरेट नहीं करा सकते। काई को? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको इतू से भी अगर एनर्जी देंगे, यानी कि बहुत कम मात्रा में भी अगर उसको एनर्जी देंगे तो उसकी स्पीड भयंकर तेज हो जाती है, इतनी फटफट तेज हो जाएगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को उसकी स्पीड से मैचअप करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज साइक्लोट्रॉन किस शर्त पे काम करता है बताओ? आयन के घूमने के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी पोलैरिटी यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, ताकि जैसे वो इधर आए ये चेंज हो जाए। पहले ही बताया मैं आपको। और इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको थोड़ा सा भी ऊर्जा दोगे तो हो सकता है एक ही बार में पूरा खेल खत्म कर दे, और इधर मतलब ये उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग मैच भी ना कर पाए। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े। एक और इसकी लिमिटेशंस सुनो ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं। इस एपरेटस की मदद से हम, अच्छा इस एपरेटस का काम क्या है? अधिश्री मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस एपरेटस का काम क्या है, उद्देश्य क्या है? आयनों की गति को बढ़ाना, यानी आयंस की स्पीड को बढ़ाना, आयनों को क्या करना? एक्सेलरेट करना। तो लिमिटेशन क्या है इसका बताऊं, कि इस एपरेटस की मदद से हम आयन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, मगर एक लिमिट तक, मगर एक लिमिट से ज़्यादा हम किसी आयन की स्पीड को इस एपरेटस की मदद से नहीं बढ़ा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर हम उस आयन की स्पीड को जरूरत से ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा दिए कि वो लाइट की स्पीड से तुलना करने लायक अगर हो गया, सोचो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी? लाइट की वेलोसिटी है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस एपरेटस की मदद से हम आयनों की स्पीड को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा। तो प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो सुनो उसका उत्तर, इसलिए नहीं बढ़ा सकते
क्योंकि अगर हम इस एपरेटस की मदद से किसी आयन की स्पीड को भयंकर बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए, इसके टक्कर की होने लग गई अगर वो, यानी कि इससे कम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, याद रखना, लेकिन इससे तुलना कर पा रहे हो अगर आप उसका, सर ये तो इसके इसके जैसा होने लग गया सर, मतलब इससे तुलना कर, इससे थोड़ा सा कम है सर, बाकी तो है इसके लगभग लगभग, तो मतलब अगर इसके टक्कर का अगर वो होने लगेगा तब क्या गड़बड़ हो जाएगा। तब एक फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन रूट ओवर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये v उन आयन की स्पीड से, आयन की स्पीड है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, m0 जो है वो उस आयन का पहले वाला मास है जब आयन रेस्ट पे था ना, जब आयन किस पे था, रेस्ट पे था ना, वो वाला मास है। और ये वाला m कब वाला मास है पता है, जब उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ करके लाइट की वेलोसिटी के टक्कर की हो चुकी है। तो बोलने तो तुम लोग बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, तो अब जो कहना क्या चाहता हूँ उसका कंक्लूजन सुनो। मैं कहना ये चाहता हूँ, आपने ये आगे पढ़ा भी होगा या फिर आगे पढ़ेंगे जब आप कॉलेज में जाएंगे, तो ये है आइंस्टीन का जो थ्योरी होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ, उसमें का ये एक तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ, उस उन्होंने ये मतलब उनके डेरिवेशन में यह है कि अगर किसी चीज की वेलोसिटी बहुत अधिक बढ़ जाए, लाइट की वेलोसिटी के टक्कर की अगर होने लग जाए, उसके ऑर्डर की अगर होने लग जाए, तो उस ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, मास भी बढ़ जाता है। तुम लोग बोलोगे सर ये तो हम लोग एकदम नया कंसेप्ट लग रहा है, अगर मैं अभी 60 किलो का हूँ, मैं दौड़ूंगा तो मेरा वजन तो 60 किलो रहेगा। सड़कों पर दौड़ती रेलगाड़ियाँ या बस, तो उनका वजन चलने से कम जाता है, वजन तो उतना ही रहेगा। हाँ लेकिन ये कंसेप्ट तो सुनो, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट हिला देने वाला एकदम, यानी कि अगर किसी चीज की स्पीड लाइट की वेलोसिटी के टक्कर की हो जाए तो उसका मास भी बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट है। और जब मास बढ़ेगा, जब क्या होगा, तो m बढ़ेगा तो t भी क्या होगा, क्योंकि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m है। और t क्या था, किस बात का टाइम था ये, एक डी को, किसी भी डी को, किसी भी एक हिस्से को पूरा करने में लगा हुआ समय। ऑब्वियस सी बात है, एम बदलेगा तो टी भी क्या होगा, तो जब टी बदलेगा तो वो समय गड़बड़ाएगा, समय गड़बड़ाएगा तो उस फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सेट करके रखे थे वो गड़बड़ाएगी, काम बिगड़ जाएगा हमारा। इसी कारण मैं तुम लोग को बोला था कि साइक्लोट्रॉन की मदद से किसी भी आयन की स्पीड को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस हो गई। और इसके एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर रिसर्च में, मतलब न्यूक्लियर फील्ड में रिसर्च के रूप में हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी में इसका यूज होता है। ठीक है, तो तमाम प्रकार के इसके यूजेस हैं, आप इसको पढ़ेंगे। और फिर ये हो गया, और न्यूक्लियस पर, जैसे न्यूक्लियस पर हम लोग किसका बम्बार्डमेंट कराए थे, मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमने क्या पढ़ा था, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा करके हम न्यूक्लियस की जानकारी, एटम में क्या क्या होता है सब देखे थे ना। तो रिसर्च में इसका बहुत बड़ा योगदान है। खत्म हो गया ये टॉपिक, कैसा लगा आपको, अच्छे से समझ में आया, ठीक, ओके।